ओके देन बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था मैटर के बारे में। मैटर आर द substance which occupies शंकर, अपने आप को आप म्यूट कर लीजिए, अगर कुछ पूछना हो तो आप अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। ओके सर, प्लीज कैरी ऑन। लास्ट क्लास में हमने मैटर्स के बारे में पढ़ा था। ओके everything's in our surroundings which can occupy space having some mass which called matter। ठीक है, मैटर्स के बारे में हमने पढ़ा था और मैटर्स में हमने फिर जाना था कि मैटर्स all the matters are made up of tiny particles. These tiny particles may be atom or molecules. If they are pure element, then they will be of will be made up of atoms. Otherwise, if it is compound, then it will be made up of molecules. Okay, how can you define diffusion? Diffusion क्या है? How can you define diffusion? Diffusion का definition आपको बताया गया था। Diffusion क्या था? The movement of the particles from the higher concentration to the lower concentration is called diffusion. Particles का higher concentration से lower concentration की तरफ movement जो होता है उसी को diffusion कहते हैं। तो ये diffusion क्यों होता है? Diffusion से आपको क्या पता चलता है? Diffusion से आपको एक चीज पता चलता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, वो किसी भी स्टेट पे मैटर हो, पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा मोशन करते रहते हैं। उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है ना? उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है, याद रखना। काइनेटिक एनर्जी को आप क्या डिफाइन कर सकते हो? काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो? काइनेटिक एनर्जी का मतलब वो जो बॉडी जब जब किसी पार्टिकल्स के पास जो एनर्जी आएगा उसके मोशन के कारण आता है तो उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे। हमने देखा था कि एक पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा जब डालते हैं वाटर में तो धीरे 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 वो पूरे वाटर में स्प्रेड कर जाता है और पूरा का पूरा पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो पूरे वाटर को, ठीक है, पर्पल कलर में कन्वर्ट कर देता है। दिस इट्स हैपन ओनली ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, इसके अलावा कुछ और भी हम पढ़ रहे थे। मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस में हमने पढ़ा था कि कैसे ब्रोमाइन जो होता है एक हैवी गैस है, वो एयर, हम दो कंटेनर लेते हैं, एक में ब्रोमाइन गैस लेते हैं, दूसरे में एयर लेते हैं। जबकि ब्रोमाइन एक हैवी गैस होने के बाद भी वो एयर में मिक्स हो जाता है। तो इट्स ओनली हैपेंस ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, तो डिफ्यूजन से हमें क्या क्या पता चला? तो डिफ्यूजन से हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। द मैटर इज मेड अप ऑफ द टिनी पार्टिकल्स। डिफ्यूजन हमें बताता है, डिफ्यूजन से हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल जो होते हैं जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा है दैट ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। याद रखना, डिफ्यूजन से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? बेटा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। डिफ्यूजन तो आपने पढ़ लिया, द मास मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बट डिफ्यूजन से आपको क्या पता चलता है, आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो? तो डिफ्यूजन से हमें दो बातें पता चली कि जो हर एक मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और ये पार्टिकल जो है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। ये सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता। सॉलिड के पार्टिकल्स अपने पोजीशन पे हल्का हल्का वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा सा मूव, उनमें मोशन ज्यादा होता है कंपेरेटिवली सॉलिड। और अगर गैसेस की बात करें तो उनमें जो मोशन बहुत ज्यादा होता है ना, वो बहुत ज्यादा उनके पास काइनेटिक एनर्जी होता है। यस सर, वो कभी रुकते नहीं है। हाँ, वो हमेशा मूव करते रहते हैं। एक एग्जांपल और हमने यहाँ पढ़ना था, पोलन ग्रेन का मूवमेंट। पोलन ग्रेन को जब आप वाटर में डालते हो, पोलन ग्रेन क्या है पता है ना आपको? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे पाया जाने वाला है, ठीक है। मेल गेमिट कह सकते हो उसको, है ना। फ्लावर में जो मेल गेमिट होता है वो पोलन होता है। इस छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं, इनको जब पानी में डालते हो
तो आप देखोगे ये जिग जैग मोशन करते हैं, है ना, ये एक जगह नहीं रहेंगे, ये जिग जैग मोशन करते रहेंगे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। तो ये जिग जैग मोशन जो हो रहा है इसी को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन का जो जिग जैग मोशन हुआ उसी को ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो आप बोल सकते हो द जिग जैग मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, या द जिग जैग मोशन ऑफ द पोलन ग्रेन इन वाटर इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। या फिर डस्ट पार्टिकल्स का हवा में जो मोशन होता है, आपने देखा होगा जब आपके घर में सनलाइट आ रही होती है, अगर आप सुबह के टाइम में ध्यान से देखोगे तो वो डस्ट पार्टिकल्स बिल्कुल साफ साफ आपको दिखाई देता है। वो कोलाइड जो होता है, जब वो अपने कोलाइडियल फॉर्म में होता है तो आपको साफ साफ वो डस्ट पार्टिकल्स देख सकते हो। उनका जो मोशन जो होता है ना, थोड़ा अननोन बिहेवियर की तरह होता है, वो एक जगह पे नहीं होता, उनका मोशन ऐसे ऐसे कहीं भी होता रहता है। तो इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। तो ब्राउनियन मोशन का डेफिनेशन दे सकते हो, ठीक है। द पोलन ग्रेन्स मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऐसा क्या है जो ये पोलन ग्रेन्स हमेशा मूव करता रहता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो ये जो पानी में आप रखे हो तो पोलन ग्रेन को वाटर जाके हिट करती है। जब वाटर की पार्टिकल्स यहाँ से हिट की, वो यहाँ आ गया, तब तक एक और पार्टिकल आके यहाँ पे हिट की तो वो इधर को आ गया, यहाँ पर आया, तब तक एक पार्टिकल ने इधर हिट कर दिया, वाटर पार्टिकल ने, तो वो यहाँ आया। फिर वाटर की पार्टिकल ने इसको इधर हिट कर दिया तो ये यहाँ आ गया। फिर वाटर के पार्टिकल ने इधर हिट किया तो वो इधर को आ गया। फिर वाटर के पार्टिकल का हिट इधर हुआ तो इधर को आ गया। ऐसे करके वाटर पार्टिकल्स के कंटिन्यूसली हिटिंग के कारण वो पोलन ग्रेन का जो मोशन होता है वो जिग जैग मोशन होता है। समझ में आ रहा है? समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ में आ रहा है ना आपको? ये जिग जैग मोशन क्यों हो रहा है? बिकॉज यस सर। द पोलन ग्रेन्स आर कंटिन्यूसली हिटेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, अंडरस्टूड? यस वाटर सर। मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली इसको हीट करते हैं, जिनके कारण ये हमेशा जिग जैग मोशन करते हैं। तो इससे क्या पता है? we can see tiny dust particles suspended in air which are moving rapidly in very hard way, है ना। आप इसको देख सकते हो आपके घर में जब डस्ट पार्टिकल्स मूव, सॉरी, जब रे ऑफ सनलाइट इंटर करती है कहीं छोटे से, ठीक है, हॉल से अगर इंटर करेगी तो आप उसमें इजिली डस्ट पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, है ना, और उनका कोई एक स्पेसिफिक पाथ नहीं होता, वो किसी भी पाथ पे मूव करते रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड, समझ में आ रहा है चीज? सो इट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है ब्राउनियन मोशन का। The tiny dust particles move here and there because they are continually hit by the fast moving particles of air. ठीक है, ये tiny dust particles क्यों मूव करते रहते हैं? Because they are continuously hitted by, they are continuously hit by uh, air particles. Okay, they are continuously hitted by the air particles. That's why they move randomly in different direction. Okay, now the zigzag movement of the small particles, ठीक है, suspended in liquid मोशन से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? द एग्जिस्टेंस ऑफ द ब्राउनियन मोशन गिव्स अस टू कंक्लूजन्स। पहला हुआ, ब्राउनियन मोशन भी वही चीज बताता है जो डिफ्यूजन बताता है। इट स्टिल दैट ऑल मैटर इज मेड ऑफ द टिनी पार्टिकल्स। जितने भी मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, एंड दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। और पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? मोशन करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? देखो बेटा, हमने दो टॉपिक कवर की। दो टॉपिक में हमारा हमने पढ़ा डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन क्या था? द मास मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। इसमें कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े थे कि व्हेन वी पुट अ स्मॉल piece of potassium permanganate into water, then we get the whole water colored into the purple color. It's happened only due to the what? Diffusion process. When you put a small piece of potassium permanganate, then due to the diffusion process
the particles move continuously all out the in all out the liquids, through all out the liquid, and due to which what the whole water becomes purple in color. Okay, one more example was what when we take two jar, one of the jar having bromine gas and another jar having air, and put one over another, then we get after sometimes both jars becomes uh, both the color of both jars become red brown. Okay, so why this happened? This also happened due to the process of diffusion. Okay, now Brownian motion, what the zigzag movement है ना, आपको यहाँ पर लिखवाया भी गया है, the zigzag movement of the small particles suspended in the air is called Brownian वो motion. Yeah. ब्राउनी ब्राउनियन मोशन से क्या कंक्लूजन मिलता है, या ब्राउनियन मोशन हो या डिफ्यूजन हो, दोनों से एक ही चीज पता चला आपको, क्या कंक्लूजन निकला? दैट्स ऑल मैटर इज मेड ऑफ द टिनी पार्टिकल्स, है ना। जितने भी मैटर हो आपके अगल बगल, जितने भी मैटर दिखाई दे रहे हैं, आपके बुक हो गए, आप जिस बेड पे बैठे हो या चेयर पे बैठे हो वो हो गया, जो आपके मोबाइल दिख रहा है वो हो गया, या आपका बॉडी खुद हो गया, आप जो मूविंग, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूव करते हैं। जब क्लियर, अब यहाँ पर एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट आपसे लिखने के लिए आएगा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल। पहला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, है ना। किसी भी मैटर में जो पार्टिकल्स होते हैं ऑफ मैटर, देखो पहला तो हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, और फिर हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और ये स्पेस क्या होता है, सॉलिड में स्पेस बहुत कम होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पार्टिकल्स के बीच में आप स्पेस देख सकते हो, नहीं, यहाँ मैं इसको रेड कलर से आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये पार्टिकल्स के बीच में क्या आपको स्पेस दिखाई दे रहा है रेड कलर में। तो हर एक पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस होता है। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन ये स्पेस जो होता है सॉलिड में मोस्ट मैक्सिमम होता है ना। लिक्विड में थोड़ा कम हो जाता है, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर दूर हो सकते हैं, ठीक है। ये लिक्विड हो गया, और गैसेस में बहुत ज्यादा होता है, गैसेस में डिस्टेंस क्या होता है, बहुत अधिक होता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमने पढ़ा, उसके बाद हमारा जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये आपको दो एविडेंस आपके मिले थे, पहला आपने डिफ्यूजन पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था क्या, दूसरा क्या, ब्राउनियन मोशन। ये दोनों एविडेंस है, ठीक है। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर attract each other. Particles of the matter attract each other. समझ में आ रहा है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? हमेशा अपनी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है, और गैसेस में मैक्सिमम होता है, सॉरी नेग्लिजिबल होता है, गैसेस में नेग्लिजिबल होता है। दैट क्लियर? हम पढ़ेंगे, हमें यही सारा चीज पढ़ना है। अभी जो पूरे चैप्टर में हम यही चीज डिस्कस करते रहेंगे, सॉलिड के केस में क्या होगा, लिक्विड के केस में क्या होगा, गैसेस के केस में क्या होगा। इज दैट क्लियर? अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो, घर में नोट्स जरूर बनाना इन पे। तो जो मैं यहाँ पर आपको, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ, घर में नोट्स बनाइए, आपका होमवर्क भी हो जाएगा। मेरा काम समझाना है, आपका काम करना है, उसको नोट्स बनाकर याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो हम डिफ्यूजन को ही आगे हम ये कर रहे हैं कि वी विल नाउ परफॉर्म द सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो दैट the characteristics of the particles of the matter which will be the using performing the experiment are the potassium permanganate, water, sugar, instance stick, air, copper sulfate और a piece of chalk।
आइस एंड आयरन नेल्स। हम कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, थोड़ा मैं उतना डीपली नहीं पढ़ाऊंगा आपको, बुक नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको इजिली केवल समझा दे रहा हूँ कि क्या चल रहा है इसमें, हमें पढ़ना क्या है। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। कैसे समझेंगे इसको? तो सपोज करो कि हमने क्या किया, एक 100 ml पानी ले लिया, 100 ml पानी ले लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बिकर में हम क्या ले रहे हैं, 100 ml वाटर ले रहे हैं। इज दैट क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 100 ml ऑफ वाटर इन अ बिकर एंड पुट अ स्मॉल पीस ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट इनटू इट। हम इसमें क्या डाल देते हैं, एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा, ठीक है, यहाँ पर हम एक पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, हम देखते हैं लिक्विड जो होगा थोड़ी देर में कंप्लीटली क्या होगा, पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे इसमें से, है ना, अब हम क्या करेंगे इसमें से 10 ml निकालना है आपको। क्या करना है, 10 ml लिक्विड निकाल कर दूसरे बिकर में बिल्कुल 90 ml पानी रखेंगे, क्लियर वाटर, 90 ml वाटर होगा, और उसमें हम इस 10 ml को मिक्स कर देंगे। फिर हमें ये दिखेगा कि पूरा का पूरा लिक्विड पर्पल हो जाएगा, बट इसकी जो कलर होगी पहले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा लाइट होगा। क्लियर है? अब इस बिकर से हम क्या करेंगे, फिर 10 ml वाटर लेकर अगले वाले में क्या होगा, 90 ml बिल्कुल क्लीन वाटर होगा, 90 ml बिल्कुल क्लीन वाटर होगा, उसमें पुट कर देंगे इस 10 ml वाटर को, 10 ml लिक्विड को। तो फिर हमें ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या दिखाई देगा, पर्पल दिखाई देगा, लेकिन इसकी जो कलर होगी बी वाले के कंपैरिजन में क्या होगी, थोड़ी लाइट होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर 10 ml वाटर निकाल करके इससे 90 ml प्योर वाटर में डाल देना है। 90 ml प्योर बिल्कुल व्हाइट वाटर में डाल दोगे, फिर यहाँ पर क्या होगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो होगा वो पर्पल हो जाएगा, लेकिन अब डी में जो कलर आएगा वो सी के कंपैरिजन में थोड़ा लाइट होगा। इज दैट क्लियर? सी के कंपैरिजन में थोड़ा लाइट होगा, आप देख भी रहोगे यहाँ डायग्राम में थोड़ा लाइट होता जा रहा है कलर। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से 10 ml वाटर निकाल कर ई में डाल देंगे। 90 ml वाटर है इस बार, 90 ml में फिर 10 ml मिला दिए, तो फिर ये टोटल क्या हो गया, 100 ml हो गया। समझ में आ रहा है? 10 ml मिला देना है आपको, फिर ये प्रोसेस लास्ट तक करना। तो आप देखोगे कि ऐसे करते करते जब हम ये 6 टाइम ये प्रोसेस को हम कंटिन्यूसली करते हैं, देन हम पाते हैं कि कलर पिंक हो रहा है ना, कलर कंटिन्यूसली पिंक हो रहा है। इससे पता क्या चल रहा है कि एक छोटा सा टुकड़ा हमने डाला था, उसके बाद हम वाटर का क्या छोटा छोटा अमाउंट लेते गए, बहुत बार हमने कोशिश किया, लेकिन कलर हमेशा क्या रहा, पिंक रहा, भले वो थोड़ा लाइट होता चला गया। इट्स स्टिल दैट, है ना, वी कीप ऑन डिल्यूटिंग द पोटेशियम परमानेंट सॉल्यूशन like the number of times. In this way we get a very dilute solution of the potassium permanganate in water, and but the water is still colored. हमने क्या देखा कि हम बार बार कंटिन्यूसली इसको कलर हमने थोड़ा थोड़ा अमाउंट में वाटर मिलाया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो 10 ml में भी इतनी कैपेसिटी थी कि वो पूरे वाटर को क्या कर सकता था, पूरे वाटर को वो पर्पल कलर में कन्वर्ट कर सकता था, भले लाइट थोड़ा लाइट हो जाए, कलर थोड़ा लाइट हो जाए, बट वो कर सकता था। ठीक है, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चल रहा है, each potassium permanganate crystal itself must be made of the millions of the small particles। इससे पता चल रहा है कि पोटेशियम परमानेंट के क्रिस्टल के पास मिलियन ऑफ पार्टिकल्स होगा नहीं, which keep on spreading in part the color more and more water, जो क्या ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या कर रहा था। समझ में आ रहा है? ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया? ये आपके एनसीईआरटी का भी एक्सपेरिमेंट है। अब उसके बाद तो पहला एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, जो पहला हमने कैरेक्टरिस्टिक्स था उसको हमने पढ़ा, तो हमने देखा कि वाटर को डाइल्यूट करते जा रहे हैं, लेकिन कलर क्या है, चेंज हो ही रहा है। सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं, है ना, पहले में कुछ टुकड़ा डालकर 10 ml निकालकर दूसरे में डाला, कलर अभी भी पिंक था, थोड़ा लाइट हो गया। फिर इसमें से कुछ 10 ml इसमें डाला, कलर अभी भी पिंक था, लेकिन इसके कंपैरिजन में लाइट था, बी के कंपैरिजन में थोड़ा लाइट था। फिर इससे निकालकर 10 ml वाटर इसमें डाल दिया, देन डी के कंपैरिजन में सी के कंपैरिजन डी थोड़ा लाइट था। ये प्रोसेस बार बार चलता रहा। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है ना आपको? यस सर। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ पर इस चीज को प्रूव करता है कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये एक्सपेरिमेंट इस चीज को बताता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरा एक्सपेरिमेंट, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, हम पढ़ेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है।
जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है ना, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो इसके लिए हम क्या लेंगे, वाटर लेंगे, ठीक है। इसमें हम कुछ वाटर लेंगे, उसको हम मार्क कर लेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, रेड से यहाँ मार्क किया गया है, दिख रहा है। यस और सर। 100 ml वाटर में हम 50 ग्राम ऑफ शुगर को क्या करेंगे, डिजोल्व कर देंगे और उसको स्टीयर करेंगे स्लोली, ताकि वाटर क्या हो, टोटली शुगर जो हो टोटली डिजोल्व कर जाए। दैट क्लियर? क्लियर। समझ में आ रहा है प्रोसेस क्या हुआ, कि हमारे पास 100 ml ऑफ वाटर था, उसमें हम 50 उसको पहले हम मार्क कर लेते हैं, बीकर में हम मार्क कर लेंगे, ताकि हमें पता चले कि जब हम चीनी डालेंगे तो क्या देखेंगे, वाटर का लेवल थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। हमें लेवल पे ध्यान देना है, ठीक है। सारा ठीक है। जो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो वाटर के लेवल पे है, समझ में आ रहा है। तो हमने Yes, sir. वाटर लेवल को मार्क कर लिया, हमने क्या किया, पानी को डाला, तो हम देखेंगे कि जो लेवल से पानी थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। जब आप 50 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व करोगे, देन यू गेट व्हाट, वाटर लेवल थोड़ा इंक्रीज कर जाएगा, समझ में आ रहा है। Yes, sir. उसके बाद जब आप उसको डिजोल्व कर दोगे तो आप देखोगे कि वाटर लेवल फिर अपने पोजीशन पे आ गया। जब चीनी पूरी तरीके से घुल जाएगी तो आप देखोगे वाटर जो था वो अपने लेवल पे आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है कि शुगर कहाँ गया, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि the fact there is no change of the volume on dissolving the sugar in water. Why? Because there is a space between the particles of the water. ये इसलिए हुआ क्योंकि जब तक नहीं घुला था तब तक पार्टिकल्स अलग थे, लेकिन जैसे ही डिजोल्व कर दिया तो यहाँ पर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच सारे में स्पेस पार्टिकल था। मिल गए। सारे पार्टिकल्स मिल गए। शुगर के सारे पार्टिकल्स वहां जाकर मिक्स मिल गए। हो गए। क्लियर है यहाँ तक? शुगर के सारे पार्टिकल्स वहां जाकर मिक्स हो गए। सपोज करो कि ये वाटर पार्टिकल्स था, वाटर पार्टिकल्स के बीच में क्या हो रहा होगा, स्पेस रहा होगा कहीं ना कहीं। स्पेस था सर। इस स्पेस में जाकर शुगर क्या हो गया, इस स्पेस में शुगर जाकर अट्रैक्ट। डिजोल्व हो गया। वो जो बाद में जब तक नहीं घुला था तब तक तो वो अलग था, लेकिन जैसे ही डिजोल्व कर दिया तो इस इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में पार्टिकल्स चले गए। इज दैट क्लियर? यस सर। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट, ये डिजोल्विंग एक्सपेरिमेंट यही बता रहा है। इज दैट क्लियर? अब अगला एक्सपेरिमेंट हमारा है द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, तो इसका एग्जांपल इंसेंस स्टिक का लेंगे, है ना। जब आप एक घर में कहीं पर अगरबत्ती जलाते हो तो उसका जो स्मेल होता है धीरे धीरे पूरे रूम में स्प्रेड कर जाता है। यस सर। क्यों होता है ये? इट्स हैपन ओनली ड्यू टू द व्हाट, डिफ्यूजन प्रोसेस। अगरबत्ती क्यों फैल जाता है, तो ये भी डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण होता है ना। द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, द बेस्ट एविडेंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग comes from the studies of the diffusions and the Brownian motion. Is that clear? क्लियर। When we light an incense stick in one corner of the room, its fragrance spread in the whole room quickly. जब हम एक incense stick को जलाते हैं उसकी स्प्रेड पूरे रूम में, फ्रेगनेंस जो होती है वो फैल जाती है, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? The particle of the gas produce the burning incense stick produce gases having pleasant smell. जब आप बर्न करते हो तो उनसे कुछ गैस प्रोड्यूस होता है जिनके पास प्लीजेंट स्मेल होता है। The particles goes produced by the burning of incense stick, ठीक है, moves rapidly in all direction. जब ये बर्न होते हैं तो चारों तरफ मूव करते रहते हैं, mix with moving particles और mix with moving particles of air in the room, और रूम में एयर पार्टिकल्स के साथ मिक्स होते रहते हैं and reach every part of the room quickly, और रूम के हर एक पार्ट में ये मूव करते रहते हैं। When the gaseous particles from the incense stick reach our nose with air, जब एयर के साथ हमारे नोज पर ये आते हैं, we can smell the fragrance, तो हम उस फ्रेगनेंस को स्मेल करते हैं। सिंपली यहाँ पर क्या हुआ, जब आप इंसेंस स्टिक को जला रहे हो तो उनके पास कुछ काइनेटिक मोशन है, वो गैसेस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके पास कुछ काइनेटिक मोशन है, और ये काइनेटिक मोशन के कारण वो क्या होते हैं, पूरे के पूरे रूम में फैल जाते हैं। अगर उनके पास मोशन नहीं होता या उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती तो वो मूव नहीं कर पाती, ठीक है। तो यहाँ एक डिफ्यूजन जो हो गया, वी विल नाउ डिस्क्राइब द डिफ्यूजन ऑफ द कॉपर सल्फेट। एक और एग्जांपल लेंगे, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का टुकड़ा अगर आप पानी में डाल दोगे तो धीरे धीरे उसका पूरा कलर, पानी का पूरा कलर धीरे धीरे क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। द स्प्रेडिंग ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द
copper crystal in water is due to the movement of the both copper sulfate particles as well as the water particles. ठीक है, अब यहाँ पर एक Yes, sir. नेक्स्ट हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, Attract है ना. करते हैं. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देयर आर सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विद द पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच बाइंड टुगेदर, है ना. इसका मतलब हुआ कि पार्टिकल्स के बीच में हमेशा एक फोर्स काम करता है. अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो पार्टिकल्स के बीच में हमेशा एक फोर्स काम करता है, और इस फोर्स को हम क्या Yes, कहते हैं, sir. इस फोर्स को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं. क्या कहते हैं, इंटर Molecule. मॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हुआ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. ओके, सॉलिड में ये फोर्स जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है, लिक्विड में थोड़ा मॉडरेट होती है, और गैसेस में ये क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है. दैट क्लियर. Yes, sir. Yes, अब sir. अलग अलग पार्टिकल्स में जो अलग अलग पार्टिकल्स में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये बहुत ही डिफरेंट होता है ना. अगर सपोज करो कि आप एक चौक का टुकड़ा ले लो, है ना. अगर आप एक चौक का टुकड़ा लेकर क्या करो, सपोज करो आप एक चौक ले लो और एक नेल ले लो, आयरन नेल ले लो. चौक ले लिया और एक आयरन नेल ले लिया, ठीक है. दोनों को हथौड़े से पीट दो, ठीक है. दोनों को हैमर से क्या करो, हार्म करो, बीट करो. क्या होगा, चौक को पीटोगे वो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा. Particles. नेल को मारोगे तो वो नहीं टूटेगा, नहीं. तो चौक क्यों टूट गया, बिकॉज यहाँ पर पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बहुत वीक था. नहीं, नेल नहीं Yes, sir. टूटा क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत क्या है, वीक है. यहाँ तक क्लियर है. Yes, sir. Yes, sir. if we take a piece of chalk, a cube of ice and a nail, यहाँ तीन चीज लेने की बातें हो रही हैं. चौक को ले लो, आइस क्यूब को ले लो, आयरन नेल को ले लो, and beat them with the hammer, और उसको हैमर से पीट दो. We will find that it is very easy to break the piece of chalk into the smaller particles. It requires more force to break a cube of ice, where the force iron nails does not break all of at all even with a large force. This so that the force of attraction between the particles of the chalk is quite weak. इससे पता चलता है कि particles chalk के बीच का जो force of attraction होता है वो बहुत weak होता है, and the force of attraction between the particles of ice is a bit stronger, a little bit stronger, a bit stronger, whereas the force of attraction between the particles of the iron is very very strong. ठीक है, इससे ये पता चला कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर, इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है. दैट क्लियर. Yes, sir. आज की टॉपिक हमारी यहीं पर स्टॉप रहेगी. कल से हम पढ़ेंगे द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें हमें पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनकी प्रॉपर्टीज को जाननी है. देखो टॉपिक Yes, मैं sir. समझा देता हूँ. अब हमारा अगला टॉपिक होगा सॉलिड, उनकी प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी और याद कर लेनी है. लिक्विड प्रॉपर्टी पढ़नी और याद कर लेनी है. गैसेस Gas. प्रॉपर्टी पढ़नी और याद कर लेनी है. ठीक है. अब उसके बाद ठीक हम है. सब चीज के बारे में डीपली जानेंगे कि सॉलिड के पार्टिकल्स में की क्या क्या प्रॉपर्टी है, लिक्विड के पार्टिकल्स में कैसा मोशन होता है, गैसेस के Yes, पार्टिकल्स sir. का मोशन क्या होता है ना, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है. ठीक है, तो हम धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को जानेंगे. आज का टॉपिक यही